बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बचपन से ही मैं समझता हूँ माइंड फ्रेश कर दिए जाते हैं। एक तो लालच हो गई, दूसरा माइंड डाइवर्ट कर दिए जाते हैं कि आपने अपने आप को खुदा की राह में मार देना है, आपने अपने आप को ख़त्म कर देना है, जिससे आपकी ज़िंदगी आने वाली बेहतर हो जाएगी। मरने के बाद आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। एक 4-5 साल 6 साल का बच्चा, फिर उसके बाद उसके जहन में यही चीज़ें डाल दी जाती है, तो वो 17-18 साल की उम्र में अपने आप को ख़त्म करने के लिए तैयार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों वीडियो का टाइटल है हाउ इंडिया इज़ फाइटिंग इज़ बिगेस्ट एनिमी, ओपन लेटर। देखते हैं इस वीडियो को। 26/11 के अटैक को आज 15 साल हो गए। भारत की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अटैक जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। यह अटैक पूरे 4 दिन तक चला था और उसकी लाइव कवरेज की वजह से पूरे देश को इसके पल पल की जानकारी हो रही थी। मैं तब काफी छोटा था, मुंबई से 1200 किलोमीटर दूर अपने घर से स्कूल जाया करता था, लेकिन पूरे दिन बस इसी एक चीज की बात चलती थी मेरे आसपास। जब यह अटैक खत्म हुए तो एक काफी गंदी कॉन्स्पिरेसी इसके चारों तरफ बुनी गई और इवेंचुअली 4 साल के बाद कसाब को फांसी हुई। लेकिन भारत में होने वाले ये अटैक अकेले नहीं थे। 2008 में ही दिल्ली और बेंगलोर में सीरियल ब्लास्ट भी हुए थे। इनफैक्ट 2000s का टाइम ऐसा था जब मॉस्क, मार्केट, बस स्टॉप, सिनेमा हॉल कहीं भी कभी भी एक मेजर ब्लास्ट हो जाता था। अरे 2001 में तो हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हो गया था। लेकिन 26/11 के बाद से सिचुएशन बदल चुकी है और लास्ट 10 सालों में अगर आप देखें तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारत के सिविलियंस पर ऐसा कोई भी अटैक नहीं होने दिया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जिसमें थ्रिल है, सस्पेंस है, जियोपॉलिटिक्स है, जासूसी और पैसा भी है, और ये सब एक रिदम में काम कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं यही कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। आइए देखते हैं। बात इन अटैक्स को कंट्रोल करने की हो रही है तो बात शुरू करते हैं डेटा के साथ में। 1980s का टाइम याद करिए। कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, कहीं पे इंसर्जेंसी चल रही थी, कहीं टेररिज्म चल रही थी, कहीं नेक्सटलिज्म हो रहा था। सब कुछ इन डेकेड्स में पीक पर चल रहा था। पंजाब और तमिलनाडु के मिलिटेंट्स ने तो हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर्स हमसे छीन लिए। 1990s जब आया तो आतंक की चिंगारी जम्मू कश्मीर में आग की लपटों में बदल गई और उसमें हजारों कश्मीरी पंडितों के घर जल के राख हो गए। 12 मार्च 1993 की दोपहर मुंबई में एक साथ 12 धमाके हुए और पूरा शहर इससे दहल गया। इसके बाद 4 दिन बाद कोलकाता के बो बाजार में भी ऐसे धमाके हुए। इसके बस 3 साल के बाद ऐसे धमाके दिल्ली के लाजपत नगर और राजस्थान के दौसा में भी देखे गए। एक एक करके इस आतंकी आग की लपटों में देश के अलग अलग शहर के लोग झुलसते जा रहे थे। लेकिन ये बस एक शुरुआत थी। अर्ली 2000s में तो देश में ऐसे अटैक्स का नंबर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। पार्लियामेंट, अक्षरधाम, मेजर ट्रेन, चर्चेस, ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां पर ऐसा कोई अटैक ना हुआ हो। फिर आया 26 नवंबर 2008 जब लश्कर ए तैयबा के 10 हाईली ट्रेन्ड टेररिस्ट समंदर के रास्ते से मुंबई में घुसते हैं और उन्होंने पूरे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट और मास शूटिंग शुरू कर दी। 4 दिन तक चले इस अटैक में टोटल 150 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। लेकिन 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बाद से भारत में कुछ बदलने लगा था और 2008 के इस अटैक के बाद तो उस बदलाव ने और तेजी पकड़ ली। डेटा से थोड़ा आपको समझाता हूं। सबसे पहले ये चार्ट देखो। भारत में टेरर अटैक्स में सिविलियंस और डिफेंस फोर्सेस के लोगों की डेथ का जो नंबर है अर्ली 2000s में अपने पीक पर था, लेकिन ये कितनी तेजी से नीचे आया। इस चार्ट में भी ये डेटा आपको क्लियरली दिखाई देता है। भारत में मेजर इंसिडेंट और उसमें कैजुअलिटीज और इंजर्ड लोगों का जो नंबर है उसमें एक स्टीप चेंज दिखाई दे रहा होगा आपको। और इससे उल्टा एक चार्ट भी आपको दिखाता हूं। देखो भारत में कैसे सरेंडर करने वाले जो टेररिस्ट और मिलिटेंट्स हैं उसका नंबर आज अपने पीक पर पहुंच चुका है। लेकिन ये सब कुछ मैजिकली नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी काम कर रही है और इस स्ट्रेटजी का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है इंटेलिजेंस। भारत में इतने अटैक्स इसलिए हो रहे थे क्योंकि इनके बारे में हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता ही नहीं लगता था, और जब तक पता भी चलता था तो अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में कम्युनिकेशन चैनल नहीं थे, तो टाइमली इंटेलिजेंस वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। और इसी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2001 में दुनिया की मेजर इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ हमने एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया और बॉर्डर पर पाकिस्तान की सर्विसेज पर नजर पैनी कर दी। 2001 से 2004 के बीच पर इन बॉर्डर्स पर हमने 45 टेररिस्ट मार गिराए और 350 से ज्यादा अरेस्ट कर लिए। लेकिन जब हम इनके बॉर्डर को देख रहे थे तो 2008 में पानी के रास्ते यहाँ पर घुस आए और एक बार फिर से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल हो गई। और इस गलती से सीखकर हमने 30 अलग अलग लोकेशन पर मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर्स बना दिए और एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड भी डेवलप करा जिससे पूरे देश में एक एक जगह पर पैनी नजर रखी जा सके। और आप आज जो NIA का नाम सुनते हो ना, ये 26/11 अटैक के बस 1 महीने बाद सेटअप कर दी गई थी।
94% कन्विक्शन रेट के साथ ये सर्जिकल तरीके से टेरर मॉड्यूल्स को देश के अंदर एक्सपोज करते हैं। और आजकल अननोन शूटर्स पाकिस्तान के अंदर काफी सारे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और ये देख के कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि जो रॉ है वो इंडियन मोसाद बनता जा रहा है। इंटेलिजेंस ऑपरेशन कभी ओपनली नहीं होते, तो हम कभी ये क्लियरली नहीं कह सकते कि इंडियन इंटेलिजेंस ने ये काम किया है या नहीं। लेकिन भारत ने टेररिज्म को फाइनेंस करने वाले देश को काफी ओपनली ग्लोबल फोरम पर कॉर्नर किया है, ये तो हम क्लियरली देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में आप देखोगे तो पाकिस्तान को हर एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने ओपनली एक टेरर स्पॉन्सर करने वाला देश बोलना शुरू कर दिया है। और इस चीज का सपोर्ट हमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज से भी देखने को मिलता है। 2017 की बात है, भारत ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए नॉमिनेट किया था। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरनेशनल बॉडी है जो दुनिया भर के अलग अलग देश पर नजर रखती है। इसकी ग्रे लिस्ट में आने का मतलब है कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग ओपनली चल रही है। और इस लिस्ट में आने वाले देश को ना इंटरनेशनल फंड वगैरह मिलना मुश्किल हो जाता है। और कर्जे में डूबे पाकिस्तान के लिए ये एक चोक स्लैम की तरह डिलीवर हुआ। 2018 आया, भारत ने US, UK और फ्रांस और जर्मनी को कन्विंस कर लिया और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। 4 सालों तक वो इस ग्रे लिस्ट में रहा और इवेंचुअली 2022 में वो इससे बाहर आया है। 2018 के बाद 2020 में पाकिस्तान चाइना के सपोर्ट से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है और कश्मीर का इशू उठाता है। लेकिन वहां पर क्या हुआ? भारत की डिप्लोमेटिक पावर की वजह से उल्टा UK ने ही पाकिस्तान को अपने देश में टेररिज्म कम करने की एडवाइस देके वापस भगा दिया। पाकिस्तान भारत में टेरर को स्पॉन्सर करने वाला सबसे बड़ा रीजन है और उसे इंटरनेशनल स्टेज पर इतने एम्फेटिकली आज से पहले कभी भी कंट्रोल नहीं किया गया था। और इस कंट्रोल की वजह से ही हमारे देश में टेरर अटैक्स का नंबर भी कम हुआ है। इसके अलावा एक ऑथर ने रिसेंटली अपने आर्टिकल में लिखा कि मनमोहन सिंह के बारे में उनको सबसे बेस्ट चीज ये लगती है कि 26/11 के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया था। नहीं, कोई सरकाज़म नहीं है। इन ऑथर को सच में लगता है कि वो इस स्टेटमेंट के थ्रू मनमोहन सिंह की तारीफ कर रहे हैं। और 2008 का भारत शायद कुछ इसी टाइप का ही था। लेकिन एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरे गाल को आगे करने वाला जो टाइम है ना, वो काफी पुराना था। दुनिया बदल गई है और पिछले कुछ सालों में हमारे तौर तरीके भी बदल गए। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की जो कला है वो हमने सीख ली है। फिर चाहे वो म्यांमार हो, उरी का बदला हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारत कड़ी निंदा से अपग्रेड हो चुका है और अब तगड़ी सेवा करने में बिलीव रखता है। और ये चीज एक बहुत बड़े डेटरेंट की तरह काम करती है। NSA अजीत डोभाल तो पाकिस्तान को साफ साफ वार्निंग दे चुके हैं, यू डू वन मोर मुंबई एंड यू लूज बलोचिस्तान। और इस नए एटीट्यूड का रिजल्ट हमें लगातार कम होते टेररिस्ट अटैक के डेटा में साफ साफ दिखाई देता है। अब ये तो है देश के बाहर बैठे दुश्मन, इनसे लड़ना फिर भी आसान है। लेकिन रावण भी अपने भाई से हारा था और ऐसे कई विभीषण भारत में भी छिपे बैठे हैं। ये NGO और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर अपने टेरर मॉड्यूल्स को स्लीपर सेल की तरह चलाते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये भी एक्सपोज हुए हैं। सिमी और इसके जैसे 40 अलग अलग ग्रुप्स को भारत ने बैन किया है। लेकिन इन ग्रुप्स के साथ एक दिक्कत पता है क्या है? ये मशरूम यानी कुकुर मुत्ते की तरह, एक हटाओ तो 10 नए उगाते हैं। इसीलिए इनका सबसे अच्छा इलाज है इनकी जड़ पे वार करना, जो कि है फॉरेन फंडिंग। एक बार फॉरेन फंडिंग की सीलन सूख जाती है तो ये सारे कुकुर मुत्ते खुद ही मुरझा के खत्म हो जाते हैं। NGOs के नाम पर टेरर फंडिंग चल रही थी, ये बात हमें 2011-12 में ही पता चल गई थी। 2014 में भी इसका डेटा साफ साफ निकल कर आया था और इवेंचुअली फिर 2020 में जाकर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके फॉरेन फंडिंग को और स्ट्रिक्ट बना दिया गया। और अब इसकी वजह से एक एक करके जो कल्प्रिट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, इस बिल में पॉलिटिकल पार्टीज को इंक्लूड जरूर करना चाहिए। अभी ये नहीं किया गया है क्योंकि भाई फॉरेन फंडिंग का मिसयूज तो वहां पर भी हो सकता है। और इसके अलावा भारत के अंदर स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर आप देखें तो इंसर्जेंसीज को लेकर भी काफी अच्छा काम हुआ है। भारत में टेरर अटैक्स कम हो रहे हैं लेकिन इंसर्जेंट्स का जो सरेंडर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आप इस चार्ट से बड़ा क्लियरली देख सकते हो। सिर्फ 2020 से 2022 के बीच में त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय के अंदर 5 अलग अलग काफी मेजर अग्रीमेंट साइन हुए जिससे जो डेकेड्स लॉन्ग टेंशन चल रही थी वो खत्म हुई। 2014 से 2022 के बीच में देखें तो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स के 6000 से ज्यादा कार्डर्स ने सरेंडर किया है और इसकी वजह से वहां पर जो इंसर्जेंसी के इंसिडेंट थे वो 74% कम हो चुके हैं और जो सिविलियंस की डेथ थी उसमें 89% कमी आई है। अभी रिजर्वेशन के इशू को लेकर मणिपुर में काफी वायलेंस हुआ है लेकिन इंसर्जेंसी के जो इंसिडेंट है वो अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट अगर आप देखें तो एक रिकॉर्ड स्पीड से कम हुए और 370 हटने के बाद भी जम्मू कश्मीर पहले से बहुत ज्यादा शांत है और लगातार डेवलपमेंट देख रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो चुका है। अभी भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें हम लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में भले ही कोई मेजर सिविलियन अटैक ना हुआ हो, लेकिन हमारी आर्म फोर्सेस पर अटैक बढ़ते चले गए। स्पेशली जिस तरह से पिछले कुछ सालों में पुलवामा, पठानकोट, नॉर्थ ईस्ट और छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी आर्म फोर्सेस पर जो कॉन्सेंट्रेटेड अटैक हुए, वो एक मेजर इंटेलिजेंस फेलियर का नतीजा दिखाई देते हैं। और ये बात काफी कंसर्निंग भी है। आप इस डेटा को देख सकते हैं, इस टेबल में क्लियरली दिखाई देता है कि नंबर कैसे बढ़ता चला जा रहा है। एक और इशू जिस पर मीडिया ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन उन्हें करना चाहिए, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर ड्रोन का यूज करके पाकिस्तान की आर्मी और टेररिस्ट भारत के अंदर ड्रग्स और आर्म्स को सप्लाई कर रहे हैं। पंजाब पुलिस ने पहली बार 2019 में बॉर्डर पर एक ड्रोन पकड़ा था, जिसके बाद आर्मी ने पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर कई बारी ड्रोन्स को शूट करा है। इनफैक्ट 2021 में तो एक ड्रोन के थ्रू आईईडी ड्रॉप करके भारत के एयरफोर्स के एक बेस पर भी अटैक किया गया था। इसके अलावा एक बड़ा कंसर्न है भारत के लिए साइबर अटैक्स। बल्कि दुनिया में अगर आप देखें, सबसे ज्यादा टारगेटेड साइबर अटैक्स भारत पर ही होते हैं। इनफैक्ट 2022 में भारत पर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स में 100% इंक्रीज आया था, डबल हो गए थे अटैक्स। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2023 में भारत में ऐसे 40 अटैक्स हुए जिनका ओरिजिन चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और रशिया में मिलता है। 2020 में आपको याद होगा मुंबई के ग्रिड पर अटैक हुआ था, मुंबई में लाइट चली गई थी, वो भी एक चाइनीज साइबर अटैक था। 2022 में ऑन एन एवरेज हर वीक भारत के अंदर 1800 से ज्यादा ऐसे अटैक्स हुए हैं, जिसमें मैलवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग अटैक ऐसे करके डेटा को टारगेट किया जाता है। और हमारे यहाँ डेटा सिक्योरिटी का वैसे भी हालत बहुत खराब है। पिछले महीने आपने देखा होगा आधार डेटा लीक्स की काफी खबरें बाहर निकल के आई थी, जिसमें 80 करोड़ इंडियंस की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नेम, एड्रेस, फोन नंबर डार्क वेब पर लीक हो गए। और ऐसी खबरें ऑलमोस्ट हर 3-4 महीने में हमें देखने को मिलती हैं। और फाइनली अगर आप देखें तो भारत को जिस खतरे से सबसे ज्यादा डील करना होगा वो है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में दो देश की आर्मीज एक दूसरे से नहीं लड़ती, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज किया जाता है। मतलब कि जैसे कोई मीडिया हाउस को फंड कर दिया कि गवर्नमेंट के खिलाफ हेट कैंपेन चलवा दो, या फिर किसी फॉरेन फंडिंग एनजीओ के थ्रू कंट्री के अंदर सोशियो पॉलिटिकल इशू पर एक प्रेशर बना दिया गया। ये सारे टैक्टिक्स आजकल बहुत यूज होते हैं गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए। कुछ टाइम पहले भारत की एक मीडिया एजेंसी का नाम निकल के आया था जो एलिजिडली चाइनीज प्रोपेगेंडा भारत के अंदर चला रहे थे। और सिर्फ भारत में नहीं, रिजीम चेंजेस की ऐसी कोशिश बांग्लादेश में भी होती है। तो इन सारे चैलेंजेस से अभी भी भारत को लड़ने की जरूरत है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मेरा पर्पस ये है कि मैं उन लोगों को सल्यूट कर सकूं जो दिन रात एक करके टेररिस्ट अटैक से लगातार हमें बचा रहे हैं। उनकी जो बैटल है वो एक अपहिल टास्क है, क्योंकि दोनों साइड के बीच एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। फैमिली मैन का ये डायलॉग इस सेंटिमेंट को बड़े अच्छे से कैप्चर करता है। और फर्क ये है कि उन्हें सिर्फ एक बार जीतना होता है और हमें हर एक बार। लेकिन जब उनके फेलियर्स पर सारा मीडिया उनसे सवाल करता है तो उनकी सक्सेस का चर्चा भी सरेआम होना चाहिए। और इसीलिए इस वीडियो को आप प्लीज आगे शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। जी जनाब, इसमें कोई भी शक नहीं कि वाकई इंसानों की जानें ज़ाया होती हैं, वाकई बहुत सारे इंसानों की जानें ज़ाया हुई। इससे बड़ा अटैक जो है यूँ समझ लें वाकई कोई भी नहीं देखा, जो 4 दिन तक ताज होटल में जो मुंबई में था, बाकायदा उसने मतलब यूँ समझ लो कि लोगों को हिला के रख दिया था। आज तक उसके बारे में न्यूज़, आज तक उसके बारे में चीज़ें आती रहती हैं कि यूँ हुआ था, बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी और कसाब वाला मामला निकला। लेकिन ये है कि पाकिस्तान, देखिए टेररिज्म दोनों जगह, हर जगह हुई है, पाकिस्तान में भी हुई है। और पाकिस्तान में भी जो टेररिज्म हुई है तो पाकिस्तान में ही जो टेररिज्म है, टेररिस्ट है, जो ग्रुप हैं, उनकी बाकायदा उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हमारा ये काम है। और बाकायदा वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पे वो ग्रुप्स हैं, वो पूरी दुनिया को सबको पता है। लेकिन यहाँ से ये बने क्यों, इनको बनाया क्यों, क्या इनका क्या मकसद था? आज यूँ समझ लें कि वही टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, हर जगह नुकसान पहुँचा रहे हैं। ख़ुद तसव्वुर करें कि अगर कोई किसी एक ऊपर वाले को मानता है, चाहे भगवान को मानता है, चाहे खुदा को मानता है, किसी को भी अगर कोई मानता है, ईश्वर को अगर यकीन रखता है, तो क्या वो किसी बेगुनाह शख्स को मारेगा? क्या वो किसी, उनका कोई मज़हब नहीं होता, वो सिर्फ़ पैसे के होते हैं, सिर्फ़ वो अपने मतलब के होते हैं। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का उनका मकसद होता है कि यार हमने ये करना है, हमें ये मिलना है। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बचपन से ही मैं समझता हूँ माइंड फ्रेश कर दिए जाते हैं। एक तो लालच हो गई, दूसरा माइंड डाइवर्ट कर दिए जाते हैं कि आपने अपने आप को खुदा की राह में मार देना है, आपने अपने आप को ख़त्म कर देना है, जिससे आपकी ज़िंदगी आने वाली बेहतर हो जाएगी, मरने के बाद आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी।
एक 4-5 साल 6 साल का बच्चा, फिर उसके बाद उसके जहन में यही चीज़ें डाल दी जाती है, तो वो 17-18 साल की उम्र में अपने आप को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। हम लोगों ने मज़हब को यूँ समझ लो कि बेच के रख दिया है, हमने मज़हब का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मज़हब ने कभी भी ये नहीं सिखाया जो हमने मज़हब को लेके लोगों को सिखा रहे हैं या लोगों को इस तरह से चीज़ों में ला रहे हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के वाले मामले में ये चीज़ रही है, और ये उधर से भी हुआ है तो इधर से भी हुआ है। बहुत सारी ऐसे प्रूफ हैं जो कि बाकायदा कसाब वाले इंटरव्यू पड़े हुए हैं। ये चीज़ें तो हैं, इस चीज़ों को तो मैं कहता हूँ कि बाकायदा जियो न्यूज़ पे भी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल है, उन्होंने भी दिखाया था, उन्होंने भी बाकायदा प्रूफ दिखाए थे, चीज़ें बताई थी। तो इसमें तो कोई डिनाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं बेशक इंडियंस, अजीत डोवाल इंडियंस हैं, बेशक जो भी हैं, लेकिन मैंने इनके बारे में बहुत सुना हुआ, रिएक्शन चैनल से पहले भी सुना हुआ कि ये क्या चीज़ है, कितने ज़हीन हैं, कितने बड़े बड़े इन्होंने काम किए हैं। बाकायदा एक विवेक बिंद्रा जी की वीडियो थी जिसके अंदर बाकायदा जो पंजाब वाला इशू था कि किस तरह सॉल्व किया, उससे पहले किस तरह से बड़े बड़े इशू सॉल्व किए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा ज़हीन शख्स पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलाकर भी कोई नहीं होगा। जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े, यूँ समझ लो कि अपनी ज़िंदगी को जोखम में डाल के, अपनी ज़िंदगी को एक तरह से ख़तरे में डाल के भी वो काम किए। बाकायदा पाकिस्तान में भी इनका एक इंटरव्यू है या स्पीच है जिसमें इन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान में भी रहे हैं, पाकिस्तान में भी इन्होंने बहुत वक्त गुजारा। और बड़ी बात है कि अगर ज़रा सा भी किसी को शक हो जाए तो आप गए, आपको तो ये चीज़ें चलती हैं कि यहाँ से जासूस या वहाँ से स्पाइज़ या यहाँ से स्पाइज़ दुश्मन देश की ख़बरें इकट्ठी करना, ये चीज़ अपनी जगह, लेकिन कम से कम यहाँ बहुत गलत है कि वो काम किया जाए या वो हरकत की जाए जिससे मासूम लोगों की जाने जाए। वो मैं कहता हूँ कि इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। मतलब वो लोग इंसान ही नहीं है जो अगर किसी भी मासूम शख्स की ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोच लें और कर दें, तो बहुत दुख होता है। कहीं पर भी मैं तो ये कहूँगा कि जो फ़ौजी जवान होते हैं वो भी तो किसी की औलाद होते हैं, वो भी तो किसी की बहन, किसी के भाई, किसी का, मतलब उनके भी घर वाला, पूरा एक सिस्टम होता होगा। अगर एक जवान को भी इस दुनिया से अगर चला जाता है तो आप पीछे उसकी फैमिली को देखें, तो क्या गुज़रती होगी उनके ऊपर। तो इंसान की जान की अहमियत होनी चाहिए, इंसान की जान की अहमियत है, इंसान की जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर एक शख्स मर रहा है, एक शख्स को प्यास लगी है, एक शख्स तकलीफ़ में है, और आप अगर इबादत की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं पर भी आपको नहीं लिखा गया है, कहीं पर भी आपको नहीं बोला गया है कि आपने पूजा करनी है। पहले आपने सबसे पहले उस शख्स को पानी पिलाना है, सबसे पहले उस शख्स की तकलीफ़ को दूर करना है। यही सबसे बड़ी इबादत है। जब आप किसी की तकलीफ़ को दूर कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी इबादत है, तो किसी शख्स को इस दुनिया से ख़त्म कर देना, ये मतलब यूँ समझ लें कि कितना बड़ा एक पाप है, कितना बड़ा पाप है। तो दोबारा किसी और, अब ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अब ये चीज़ें कम हुई हैं। जिस तरीके से प्लानिंग हो रही है, जिस तरीके से एक तरह से जो भी गलतियां हैं, जो भी चीज़ें हैं पहले वो हुई हैं, उसके बाद अब तरीके से काम हो रहा है, तो अब ये चीज़ें कम हुई है। तो ये एक खुशी की बात है कि ग्राफ नीचे गया है हमलों का, बम ब्लास्ट का, और बाकायदा लोगों ने अपने आप को सरेंडर किया है। तो ये अपने आप में बहुत खुशी की बहुत अच्छी बात है। और जो भी गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट के दौर में ये हो रहा है, बीजेपी के दौर में, तो ये इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।